राम राम भाई सब ने। तो जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि भाई हम एसएससीजीडी की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले साल 2025 में जो जो एसएससीजीडी द्वारा क्वेश्चन पूछे गए थे जिक्के वो सारे हम कवर कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते बिना किसी देरी के। तो भाई एसएससीजीडी में ये देख लो आप, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला एसएससीजीडी का है, पहला क्वेश्चन है वह एक कर्नाटक की दिग्गज गायिका थी जिन्होंने यूरोप, उत्तर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गायन किया था, वह कौन थी। देखो भाई ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो पहला कौन था, पहला भाई करंट अफेयर्स का था। ये उस टाइम इंपॉर्टेंट था करंट अफेयर्स, इसलिए मैं करंट अफेयर्स अब नहीं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन। तो भाई कौन थी, तो कुल मिला के बात हमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसमें किसने गायन किया था, वो थी भाई साहब MS सुब्बुलक्ष्मी। इसको हटा दो, इसको MS लिख दो, MS सुब्बुलक्ष्मी थी। कब किया था, 1966 में किया था। कैसे याद करोगे भाई, हरियाणा बनाया था, मेरा हरियाणा में चार हरियाणा से हूँ, हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966, इसलिए मैंने उससे याद कर लिया 1966 का। ठीक है, इन्हें कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था जो MS सुब्बुलक्ष्मी मतलब किससे संबंधित, कर्नाटक म्यूजिक, कर्नाटक नहीं मतलब एक कार्नेटिक म्यूजिक होता है। कार्नेटिक कौन सा होता है, कार्नेटिक वो होता है जो मतलब साउथ इंडिया में किया जाता है। ठीक है, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में 1966 में गाए। भारत रत्न इन्हें पहली गायिका या गायक मतलब गायन के क्षेत्र, म्यूजिक के क्षेत्र में पहला भारत रत्न कब मिला, किसे मिला, ये मिला MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला। कब मिला, 1958। मोस्ट 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 पता नहीं कितनी बार पूछा गया। इसमें ऑप्शन देता है लता मंगेशकर का, लेकिन वो गलत है। लता मंगेशकर को मिला 2001 में। तो ये पूछता है सबसे पहले किसको मिला, वो था MS सुब्बुलक्ष्मी। इन्हें क्वीन ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें भारत की कोकिला कहा जाता है। अब कुछ कहेंगे नहीं वो तो लता मंगेशकर कहा जाता है। भाई लता मंगेशकर को कहा जाता है स्वर कोकिला, स्वर कोकिला, और इन्हें MS सुब्बुलक्ष्मी को कहते हैं भारत की कोकिला। फर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ अभी भाई कल आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 तारीख को सुबह 7 बजे, और कल 11 तारीख को लगभग शाम के कितने बजे, 3-1 बजे इनका निधन हो गया। आशा भोसले लीजिएगा। ठीक है, NBPW जिसे लो युग की सबसे व्यापक मिट्टी के बर्तनों में से एक माना जाता है का पूर्ण रूप क्या है। भाई साहब कुल मिला के ये पूछ रहा है NBPW की फुल फॉर्म क्या है, क्या मतलब है इसका। तो भाई साहब ये क्वेश्चन नो समझ लो, मुश्किल से 10% लोगों ने सही किया है मॉक टेस्ट में ये, और वो भी तुक्के मारे हैं। तो बस एक चीज़ रटनी है इस क्वेश्चन में, रटनी है, इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इससे क्या है भाई साहब, ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, मतलब जो कि प्राचीन काल में मतलब मध्य पाषाण युग में क्या था, नॉर्थ प्राचीन भारत की एक बहुत ही प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तनों की पोइट्री की श्रेणी है। मतलब जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनमें से एक होती हैं जिनको कहा जाता है NBPW, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। लगभग 700 से 200 BC के पूर्व लगभग जो वो है था ना, कौन सा मौर्य वंश, उससे पहले जब मौर्य वंश शुरू हुआ उससे लगभग पहले तक का है। मुख्य रूप से ये उत्तर भारत के मैदानों में पाया जाता है, उत्तर नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है बस। और इससे कुछ याद मत करना, बस एक फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं है याद करने का इसमें। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में किस प्रमुख आर्थिक चुनौती का समाधान किया गया। देख भाई पंचवर्षीय योजना मोस्ट टोटल भाई 12 वाली पंचवर्षीय, और A to Z, और शुरू की जो 4-5 है वो तो मैं कह रहा हूँ इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज मैं आपको करा रहा हूँ तीसरी पंचवर्षीय योजना के सिस्टम। देख पहली शुरू हुई थी 51 से 56 तक, ठीक है, दूसरी आई थी 56 से 61 तक, और तीसरी आई थी 61 से 66 तक। ठीक है, ठीक। तो कब आई थी, पहली बात तो यही क्वेश्चन कब आई थी। अब एक बात आपने नोटिस की होगी, हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1962 में। हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1965 में। तो कुल मिला के बात ये है, ये जो पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, इसका मेन कारण है ये युद्ध। भाई साहब चीन के साथ लड़ाई की तो वैसे अपनी हालत ख़राब हो गई थी, पाकिस्तान के साथ की और अपनी हालत ख़राब होगी, हालत तो उसकी भी हुई थी, लेकिन कुल मिला कर
नुकसान तो हुआ न। हाँ, तो वही बात है। तो कुल मिलाकर उसकी वजह से हमें बहुत, जो हमारा लक्ष्य था ना 5%, हमारा लक्ष्य था 5% हम उन्नति करेंगे, हासिल करेंगे, वो हमारा नहीं हो पाया। कुल मिला के ये कामयाब नहीं हो पाए। किसके कारण? डिजिटल तक। अरे यार, डिजिटल तो मोदी जी लेके आए, वो कहाँ था डिजिटल उस टाइम। सेवा क्षेत्र की शुरुआत, सेवा मतलब टर्शियर जो क्षेत्र है, ना ना ना, उसमें भी नहीं है। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है, मतलब उन्नति हासिल की, ना ना। युद्धकालीन वय, हाँ, इसके कारण हमारे थोड़ा नुकसान, मोश, ये सही इसका आंसर। अब सुनो काम की बात। तीसरी पंचवर्षीय योजना 61-66, ठीक। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य आत्मनिर्भर, जो मोदी जी लेके आए हैं ना, मेड इन इंडिया, में किसी की जरूरत, वो सब इसका टारगेट था। इसमें भाई साहब सिंचाई, कृषि एवं सिंचाई पर ध्यान दिया गया। कैसे भाई? खूब सुना होगा हरित क्रांति, मैंने कल पिछली वीडियो में ज़रूर पढ़ाया था। 1960-70 के दशक में शुरू हुई थी। कहाँ पर रही थी? पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखना पड़ा। उसके फ़ायदे क्या था भाई? ट्रैक्टर वगैरह मशीनें आई गई, जो हाई यील्ड HYV, कल पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं नहीं लिखा रहा हूँ। ये HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया। और इसके नुकसान भी हुए। क्या हुए? एक तो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो कम हो गया। और क्या हुए थे? और भाई साहब जो ये फर्टिलाइजर्स है ना, मतलब जरा कि वो लग रही कीटना, मतलब ये सब ज़्यादा यूज किए गए, इससे मिट्टी की उर्वरता कम होने लगी। ये सब इसके नुकसान थे। एक क्वेश्चन, हाँ, उसके MS स्वामीनाथन है, और पूरे वर्ल्ड में जो इसके जनक कौन है वो है नॉर्मन बोरलॉग। और ये क्वेश्चन पूछा गया है IB में कि पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वो है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। अरे क्वेश्चन ध्यान आ रहा था मेरे, क्या ध्यान नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन थे? हाँ, देख सुनो मेरी, मैं पिछली कल एक बात क्वेश्चन बताया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, आप कमेंट करके बताना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में एक हमारे इंडस्ट्री स्थापित की गई थी, उद्योग। कौन सा स्थापित हुआ? किसकी हेल्प से स्थापित हुआ? कब हुआ? कहाँ हुआ? तो वो था, मैं ही बता देता हूँ, वो था भाई साहब बोकारो। बोकारो 1964 में स्थापित हुआ। पिछली वीडियो में करा रखा है। कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था, रूस की सहायता से। ठीक है। ये युद्ध जो जो मतलब ये है ना कि एक क्वेश्चन बनता है कि जो हरित क्रांति से सबसे मतलब किस फसल को फायदा हुआ था? वो थी गेहूं और चावल को। इसके बाद लगा था योजना अवकाश 1966 से 69, मतलब इस टाइम कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से किसके बारे में बताएं? देख भाई, बात सुन मेरी बात, देख। टोटल भारत 22 भाग है। मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, सारे एक एक भाग करा देंगे। पहला क्या कहता है? पहला कहता है इंडिया देश, दूसरा और तीसरा। देख पहला क्या कहता है? पहला कहता है आर्टिकल है 1 से 4 तक। आर्टिकल अनुच्छेद क्या कहते हैं? ये बस इंडिया और उसकी टेरिटरी, मतलब भारत और उसके यूटी टेरिटरी के कई हिंदी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है नागरिकता के बारे में। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है NTPC में। नागरिकता भाई कैसे मिलेगी, कैसे छोड़ेंगे, ये सब। तीसरा कहता है मौलिक अधिकार, और यही अपने से क्वेश्चन पूछा, मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार आर्टिकल है 12 से 35 तक। हर एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है इसमें। लेकिन अगर मैं आर्टिकल कराऊंगा, आर्टिकल कदे और कोई सी शिफ्ट में कोई क्वेश्चन पूछेगा तब सारे आर्टिकल करा दूंगा। आज मैं क्या पढ़ाऊंगा? आज सुनो मेरी बात, आज बस इतने पढ़ लो। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक है, भाग 3 में है। ठीक है। कितने मौलिक अधिकार भाई? मूल संविधान में हमारे पास थे 7, लेकिन आज के टाइम में हमारे पास है 6। देखिए लिख रखा है। क्यों भाई? 7वां कौन? 7वां था संपत्ति का अधिकार। उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया, और अब ये आर्टिकल 300A में चला गया, भाग 20 में। सॉरी, अरे यार, ये भाग 12 में। ठीक है। अब कौन से मौलिक अधिकार है? 7, 6 हैं भाई साहब। एक तो समानता का अधिकार, भाई इस कानून के समक्ष सब समान है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। सांस्कृतिक और शिक्षा समझ जो मतलब
ये समझाऊँ हमने। SC ST समझ लो, जो शेड्यूल कास्ट, उनके बारे में 29-30 मोटा मोटा तौर पे। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर चीज़। इनके अंदर भी एक एक आर्टिकल सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन वो पढ़ाऊँगा तो पूरे 1 घंटा लग जाएगा। अगले कभी कोई क्वेश्चन फंसेगा ना तो वो भी करा दो। हरित क्रांति और में किस क्षेत्र है यार, क्या है इसमें, कल भी पढ़ाया था, आज फिर पढ़ा चुका हूँ, कृषि संबंधित है और कोई क्वेश्चन नहीं बनता इससे। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार जीतने वाली लक्ष्मी विश्वनाथ किस शैली से, देख भाई किससे हैं, भरतनाट्यम। अब सुनो काम की बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 2 अवार्ड है, कौन कौन से हैं, एक तो है भाई साहब संगीत कला निधि और एक है संगीत अकादमी। देख संगीत, एक तो है संगीत नाट्य कला निधि अवार्ड, ठीक है, और एक होता है संगीत नाट्य अकादमी, दोनों अलग अलग है। संगीत नाट्य कला निधि शुरुआत 1929 में और ये अकादमी शुरू हुआ 1952 में, ठीक। कला निधि ये दिया जाता है मद्रास म्यूजिक एकेडमी द्वारा, ये प्राइवेट कोई है, मतलब सरकार के द्वारा नहीं दिया जाता, ठीक है। किसके लिए दिया जाता है, कर्नाटक संगीत, जो अभी भी पढ़ा, कौन थी, मैं सुब्बुलक्ष्मी, मतलब जो कर्नाटक संगीत में बड़े परफॉर्मेंस करेंगे उनको दिया जाएगा। लेकिन संगीत नाट्य अकादमी 1952 में शुरू है, भारत सरकार के द्वारा जाता है। भारत सरकार में किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। यह कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड, कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड। इसमें क्या क्या दिया जाता है, लगभग 1 लाख रुपए, एक शॉल दिया जाता है, और ताम्रपत्र की, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, वो मतलब वो, अरे यार उसको क्या कहते हैं, मोमेरेंडम जो कहते हैं, ध्यान नहीं यार उसको क्या कहते हैं, जो भी है। तो भाई संगीत नाट्य कला निधि से जुड़े कुछ कलाकार, एक है रुक्मणी देवी अरुंडेलकर, खूब नाम सुना है, किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। बाला सरस्वती किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से भी प्लस कुचिपुड़ी से भी। पद्म सुब्रमण्यम किससे संबंधित है, भरतनाट्यम। कुल मिला के एक चीज़ हमने नोटिस की, मतलब जो संगीत नाट्य कला निधि अवार्ड है ना, वो जिसको भी मिला है, इनको मिला है, और भी है लेकिन आज 4 याद कर लो, वो सारे भरतनाट्यम से संबंधित है कुल मिला के। तो कुल मिला कर हमें एक चीज़ याद कर लियो बस, और कुछ मत करो, किसको मिला किसको नहीं मिला मत करो याद, बस एक चीज़ याद कर लो, अगर संगीत नाट्य कला निधि किसी को मिल रहा है, कोई पक्का ज़रूरी नहीं है वो भरतनाट्यम है, लेकिन मोस्ट बहुत ज़्यादा चांस है कि वो भरतनाट्यम से, तुक्का मारना हो तो भरतनाट्यम आँख नीच के कर दो, सीधी बात ये, ठीक है। सबसे बड़ा ये है संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 1952, ये याद रखना, 52 और 1929, ठीक है। When did Michael Faraday discover electromagnetic induction, the principle behind the electric transformer engine? भाई देख सीधी बात बोल लूँ, बोल। EMI भाई, यो क्वेश्चन में ये समझ ले, SSC समाज में 95 बल्कि 99% लोगों को बस याद कर लेते हैं, अगर ये का ये फंस गया तो ठीक है, उनको पता ही नहीं EMI क्या होता है क्या ना है। मैं एकदम देसी भाषा में बताऊँ, एकदम देसी भाषा में क्या है, देख मान ले ये मेरे पास कोई तार है, ठीक है, ये मेरे पास कोई मैग्नेट है, मैग्नेट बोले तो चुंबक है, ये कोई तार है, वायर है, ठीक है। अगर मैं इस चुंबक को इधर लेके जाऊंगा, मतलब दूर लेके जाऊंगा, तो इसमें प्रोड्यूस होगा करंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको इसके पास लेके आऊँगा तो इसमें प्रोड्यूस होगा करंट, लेकिन इसको मैग्नेट को मैं यही की यही रखूँगा तो भाई इसमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होगा। और यही होता है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब ये क्या कि अगर दूर ले जाने पर करंट प्रोड्यूस होता है उसे EMI कहते हैं, पास लेने उसे ही। और ये सब डिस्कवर किया था किसने, माइकल फेराडे ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने किया, आज की कब किया, वो 1831। लेकिन ये सुनो मेरी बात, इस शिफ्ट में पूछा है 1800 कब किया, 1800। अगली शिफ्ट में हो सकता है पूछ ले किसने किया, तो माइकल फेराडे। भाई सब दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट रखो। और अब देखो आपने, अरे यार आपने वो देखा होगा जनरेटर जो डीजे में लगा है ना, जनरेटर, ठीक है।
एक ट्रांसफॉर्मर, यार मेरा घर का आगे ट्रांसफॉर्मर लग रहा है, लेकिन यार मेरे अब तो मैं कमरे में हूँ तो फोटो यार खींचता, लेकिन चलो बाद में कदे खींचे। अरे एक मतलब घर में जो होता है ना, मतलब जो बिजली से चलने वाला जो एक गैस का वो होता है जिस पर हम चाय वगैरह बनाते हैं, यार उसको वो भी है मेरे घर, लेकिन यार अब कौन जाए रसोई में। ठीक है, ये सब इसी पर वर्क करते हैं, EMI बेस, इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं करना, बात खत्म। तो कब क्या, 1831 में। देख EMI क्या होता है, EMI 1831 माइकल फैराडे, जब किसी तार के पास मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तब करंट, मतलब ये कोई तार है, ये कोई चुंबक है, इसको हम इस साइड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गए तो मतलब करंट होगा, पास ले आएंगे तो इसी को MI, मैग्नेट को दूर ले आएंगे तो करंट पैदा होगा, मैग्नेट को पास लाएंगे तो भी करंट पैदा होगा, लेकिन स्थिर वैसा वैसा रखेंगे तो कोई करंट पैदा नहीं होगा। ऐसे ही EMI मतलब कौन कौन, ये याद कर लो भाई, सीधा पूछेगा ट्रांसफॉर्मर मतलब किस पर बेस है, या फिर समझ गए ना, तो EMI पर 3 एग्जाम्पल याद कर लो। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना खालिस्तान से लागू की जा रही है 2014। देख सीधी बात बोलूं, एक हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी, 2014, मतलब असली मायनों में आज़ादी, क्योंकि 2014 से पहले 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो तो हमें भीख में मिली थी। ये बात मैं नहीं, कंगना रनौत जी कह रही है। ठीक, कुल मिला के बात यह है, जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद भाई साहब दुनिया भर की योजना शुरू करती, हालांकि काम एक पे भी ना हुए लग मेरे ख्याल से, लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यह है, 2014 के बाद बहुत सी योजना शुरू हुई और वो सारी इंपॉर्टेंट। 2014 से पहले कौन कौन सी थी, वो मुश्किल से 10-12 योजना है, लेकिन वो भी काम की वजह से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना, ग्राम सड़क रोजगार योजना, समझ गया होगा, तो वो सब भी पढ़ाऊंगा। लेकिन आज मैं 4-5 योजना कराऊंगा, 4-5 नहीं, मैं सिर्फ 2014 की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है वो सब कराऊंगा। प्रजा ये इस योजना में क्या था, कुछ नहीं था, बस नाम में ये रोजगार देना, ये मिट्टी गोली देना, कुल मिला के भाई हम ना ऐसे रोजगार देंगे, ये बाकी दिया कुछ नहीं, बस वही बात है। कब शुरू हुई, 2016। अब सुनो काम की बात, मोदी ये 2017 में रोजगार मंत्रालय, ठीक कोई बड़ी बात नहीं, नो ठीक है, कंपनी हो ये सब मिट्टी गोली देना, कुल मिला के 2014 में मोदी जी आए। ठीक, 2014 में कौन कौन सी योजना, एक थी प्रधानमंत्री जन धन योजना, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। इसमें क्या था, इसमें था कि भाई मतलब बैंक खाता खोलना, गरीब से गरीब आदमी, मतलब हर घर में हर आदमी का लगभग बैंक खाता खोलना, वो सब योजना थी। और एक क्वेश्चन SSC ने पता है क्या पूछा था, कि मतलब इसने पूरी विश्व में, दुनिया में कितने दिनों में सबसे अधिक बैंक खाते खोलने का रिकॉर्ड बनाया। ऑप्शन था 1 सप्ताह, 15 दिन, 1 महीने, या फिर मतलब पता नहीं और कुछ थे। तो कितने दिन में सबसे अधिक इसने वो किए थे बैंक खाते खोले, क्वेश्चन पूछा गया ऐसे, वो थी 7 दिन में। 7 दिन में सबसे अधिक बैंक खाते खोले थे इसमें। कब शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी भाई साहब 28 अगस्त को, 28 अगस्त 2014। ठीक है, एक स्वच्छ भारत अभियान मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 अक्टूबर 2014। एक मेक इन इंडिया, मतलब बस भारत की इंडिया में प्रोडक्ट, मतलब समझ गए मैं क्या समझे। कब शुरू हुई, ये हुई थी भाई साहब 25 सितंबर 2014। ठीक है, 2014 हुई, और भी सी 2-3 योजना, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है। बाकी धीरे धीरे सारी योजना कर दूँ हर साल की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार बनी सिफारिशों के पीछे पर, देख भाई सीधी बात, अगर ये क्वेश्चन गलत कर दिया मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा भाई। देख, अरे यार पिछली वीडियो में बताया 19 किसके, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, मोंटेग्यू कौन था, ये तो उस टाइम कौन था, वो था सचिव था, और चेम्सफोर्ड कौन था, ये वाइसराय था। ठीक है, क्या था इसमें केस सिस्टम, देख मैं मोटा मोटा मुंह जमा नहीं बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में सारा क्लियर कर दिया था भाई। भारत में मतलब लड़ाई झगड़ा अंग्रेज, देखा भाई ये इंडिया थोड़ा मतलब वो हो रहा है,
मैच्योर हो रहे हैं, ये हमारे खिलाफ हमें वो कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इनको थोड़ी सी मतलब वो इनको मतलब वो दे दिया जाए, अरे यार थोड़ी सी इनको भी पावर दे दी जाए। ये सोचेंगे भाई अंग्रेज़ अच्छे हैं ये वो, तो उन्होंने दो भागों में बांटा शक्तियों को, मतलब एक को रिजर्व रख लिया और एक को भारतीयों के हाथों में दिया गया। और भारतीयों को कौन कौन सा जो छोटे मोटे है काम, जैसे शिक्षा हो गई, कृषि हो गई, स्वास्थ्य हो गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई शिक्षा कौन कौन से दिए गए भारतीयों को, तो शिक्षा दे दी गई, मतलब पढ़ो लिखो चाहिए ऐसे तैसे कराओ, स्वास्थ्य मरो जी वो कोई फर्क नहीं, कृषि बस तो पूरी उम्र कृषि करना। और खुद कौन कौन से रख लिए, जैसे पुलिस हो गई, डिफेंस हो गए, करेंसी हो गई, या जेल हो गई, या न्यायालय हो गई, ये सब खुद रख लिए बस। इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता 1919 से। तो 21 के टाइम पर मोंटेगू चैंस पिछली वीडियो में करा चुका हूँ ये क्वेश्चन। वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल है। खालिस्तान भाई कुल मिलाकर बात ये है, मामल्लपुरम नृत्य कहाँ का है, तो ये है भाई साहब तमिलनाडु का। देख रट लियो, याद कर लियो, एक चीज़ था ना, तुक्का मारने की स्टाइल बताऊँ। मान ले कोई भी डांस पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है किस राज्य में, 1 2 3 4, मोस्ट मतलब 10 में से 5 बार तमिलनाडु का डांस पूछता है। मैंने ये नहीं कह रहा हमेशा पूछता है, लेकिन 10 आधी बार, 10 में से 5 बार अगर किसी साउथ स्टेट का पूछा। इसी तरह डांस पूछ लिया, फलाना डांस ना, कोई मतलब किसी डांसर का नाम दे दे, किस डांस से संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित, 4 ऑप्शन दे दिए ए, तो 10 में से 5 बार भरतनाट्यम आएगा। तुक्का मारना हो तो हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर तुक्का मारना है तो भरतनाट्यम करते। तो कहाँ का है मामल्लपुरम, तमिलनाडु का। अब सुन, पिछली क्लास में मैंने 4 डांस पढ़ाए थे। कल पिछली क्लास में मैंने घूमर पढ़ा दिया था। घूमर एक क्वेश्चन पूछा गया था, घूमर में घूमर का अर्थ क्या होता है, ये सिलेक्शन पोस्ट पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है घूमना। ऑप्शन थे भाई कूदना, घूमना, चलना, बैठना, ऐसा कुछ था। तो क्या होता है घूमना। राजस्थान में किया जाता है, पिछली वीडियो में बताया था। किसके द्वारा शुरू हुआ था, भील जनजाति द्वारा, लेकिन बाद में राजपूतों ने भी इसको अपना लिया था। ठीक है, एक आज पढ़ो भाई साहब, एक त्यौहार मतलब डांस है बाइसन हॉर्न मारिया। इसमें क्या कहाँ का, ये है छत्तीसगढ़ का, बस्तर डिस्ट्रिक्ट का है, झारखंड में भी ये किया जाता है। ठीक है, ये जो मारिया है ना, ये जनजाति का नाम है, मारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। सीधा ये मत याद करो, ये पूछेगा बाइसन नृत्य कहाँ का, बाइसन है भाई साहब छत्तीसगढ़ झारखंड का। ये जो भैंस के मूवमेंट को दर्शाता है। इसमें जो हॉर्न है ना, ये सींगों, भैंसों के सींग जैसे देख, ये कौन सा है, ये है भाई साहब बाइसन। ये देखिए, ये भैंस के सींग हो गए, ये सब। ठीक है, एक है नाटी, नाटी कहाँ का, हिमाचल प्रदेश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी दुनिया को पता है। ठीक है, एक है भाई साहब बैगा। अरे यार, बैगा कहाँ का है, बैगा है भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैगा है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, किसका आगमन, बारात जो होती है ना, बारात के आगमन के लिए, देखो ये है बैगा डांस, ये बारात के आगमन के लिए। अरे यार दिन में बारात जाती है उनके तो वहाँ पर। अच्छा, एक है बगरुम्मा, असम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी दुनिया को पता है। और ये पूछने के पूरे पूरे चांस है। क्यों है, बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। क्यों है भाई, पूरे पूरे चांस है। अरे यार भाई रुकना रे, क्यों है, क्योंकि भाई जनवरी में मोदी जी गए थे असम, और वहाँ पर लगभग 10,000 लोगों ने, 10,000 डांसर्स ने मतलब उनका स्वागत किया था असम के गुवाहाटी में। ये मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए एक साथ 10,000 डांस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बगरुम्मा कहाँ का है, असम का, और ये है बगरुम्मा। ओहो, समझ गए ना, बस बस बस। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं, जहाँ एक वर्ष में इतना सेंट है। अरे यार, मौसिनराम का चेरापूंजी, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी है, जहाँ पर, कहाँ पर है, मेघालय में है ये,
सबसे अधिक दुनिया में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? मेघालय। मेघालय में कहाँ पर? गारो खासी जयंतिया में। अब पूछ ले गारो खासी जयंतिया भाई पूर्व से पश्चिम की ओर मतलब सही लगाना, तो बस इसी पढ़ो ना तो इससे याद करो, जी से गारो खासी जयंतिया याद करो तो गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया ऐसे याद करो। और ये जो मोहसिन रो में ये कहाँ पर? ये है खासी में, जो बीच में है वहाँ पर है ये सब। ठीक है चलिए नेक्स्ट पर कुछ नहीं था इसमें। 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी की खालिस्तान जयंती मनाई गई, जिसे गांधी देख सीधी बात ये है, अगर तुम्हें ये पता है गांधी जी का जन्म कब हुआ तो ये क्वेश्चन कर दोगे, वरना तो भाई रट ले दो, हो सका अगली बार 2021 पूछ ले, दिक्कत आ सके। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। अब जिसकी मैथ बढ़िया है वो अपना कैलकुलेशन लगा लो, मुझे नहीं पता इसका आंसर, मैं पता भी नहीं करना। अब हिसाब किताब लगा लो भाई, 2022 में कौन सी जयंती, 23 में कौन सी, 70 में होगी पहली जयंती, 71 में होगी दूसरी जयंती, 72 में होगी तीसरी, ऐसे मोटा मोटा हिसाब लगा लो। ठीक है अब आता है गांधी जी की बात करते हैं। वो स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ 2014 में 2 अक्टूबर को, थोड़ी देर पहले पढ़ा है। गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, लेकिन हम सिर्फ कितना पढ़ेंगे। गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 2015 को। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है लेकिन हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे आज की क्लास में, भारत आने से पहले उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने अफ्रीका में नेशनल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की, कब की? 1894 में। किसने की? गांधी जी ने की। कहाँ की? अफ्रीका। बनेंगे 3 क्वेश्चन। एक है उन्होंने एक अखबार शुरू किया था इंडियन ओपिनियन, कब किया? 1903 में किया था। ठीक है अब सुनो मेरी बात, इंडियन ओपिनियन अखबार किसने शुरू किया? गांधी जी ने किया। कब किया? 1903 में किया। कहाँ किया? अफ्रीका में किया। फोइनिक्स फार्म की स्थापना की, कब की? 1904 में की। किसने की? गांधी जी ने की। कहाँ की? अफ्रीका में। टोस्टे फार्म की स्थापना की, कब की? 1910 में की। किसने की? गांधी जी ने की। कहाँ की? अफ्रीका में। बात खत्म। अब 9 जनवरी 1915 के बाद तो पूरा गांधी जी एक चैप्टर है, वो अगले क्वेश्चन बार पड़ेगा। निम्नलिखित कौन सा खेल 11वें एशियाई खेलों बीजिंग 1990 में एक अनुशासन के रूप में शामिल किया गया? भाई देख सीधी बात बताऊं, कई बार पूछते ये कह रहे जो एशियन गेम्स थे ना 1990 में, उसमें किस खेल को शामिल किया गया? तो उसमें शामिल किया गया कबड्डी को। रट लियो। अब देखो बात बताता हूँ, कई बार ऐसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज ये पहली बार नहीं, कई बार पूछेगा ओलंपिक फलाने ओलंपिक में उस टाइम किस को शामिल किया गया, फिर पूछेगा कॉमनवेल्थ में कब उस 1956 में किसको शामिल, फिर 2014 में किसको। तो कुल मिला के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आते जाएंगे हम याद करते जाएंगे, हम रटते जाएंगे। तो कुल मिला के ये है जो एशियन गेम 1990 में कहाँ हुए थे? चीन में हुए थे। उसमें कबड्डी को शामिल किया है। कबड्डी किस देश की वो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं, थाला फॉर ए रीजन। ठीक है कब शामिल? 1990 चीन। बस बात खत्म। अब सुनो काम की बात, एशियन गेम्स की बात करते हैं। कौन इसको मतलब वो करवाती? वो कराती है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। पहली बार हुए थे 1951 में। कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे, भारत में हुए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत में सिर्फ 2 बार हुए हैं, एक तो पहली बार और एक हुए थे 1982 में। दोनों बार भारत में मतलब हुए थे और दिल्ली में हुए थे, दोनों जगह। सीधा पूछे भारत में भी कहाँ हुए थे? अहमदाबाद, दिल्ली, नागपुर, मुंबई और चेन्नई। तो कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे। ठीक है 2026 में कहाँ होंगे? ये होंगे भाई साहब नगोया, जापान में है नगोया। 2030 में कहाँ होंगे? कतर दोहा, जहाँ पर फुटबॉल का वो हुआ था ना ओलंपिक ना फुटबॉल का वर्ल्ड कप। हाँ सबसे अधिक बार कहाँ हो चुके हैं? ये हुए हैं थाईलैंड में 4 बार। कबड्डी 7 खिलाड़ी, ये भी चाहिए, याद करो मत करो, मुश्किल पूछेगा लेकिन याद कर ही लो यार। थाईलैंड, बैंकॉक, हाँ 4 बार। ठीक है चलिए, और तो भैया एशियन गेम्स यार मेरे ख्याल से तो कोई बना है नहीं क्वेश्चन, बाकी आगे आओगे तो बता दें। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ हो जा रहा है यार? क्या यार, कहाँ हुए थे? दिल्ली में 2 बार हुए, 51 और 82, दोनों बार दिल्ली में हुई है। ठीक है एशियन गेम्स का ये एक सिंबल है, मतलब उगते सूरज। हो सकता है सिंबल पूछ ले भाई साहब निम्नलिखित में से कौन सा मतलब एशियन गेम्स का सिंबल है? तो उगता सूरज है, जापान का वो है ना।
निम्नलिखित में से किस पौधे को विशेष सहारे से दीवारों पर चढ़ाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैंने कल भी बताया था, जो ये कुल मिला के कह रहे जो बेल होती है ना, बेल वगैरह होती है, कौन सा पेड़ की बेल वगैरह होती है? बेल जैसे घिया की बेल हो गई, ये सभी अपने लगती है ना। हाँ, बेल को इंग्लिश में कहते हैं एपीफाइट, कल बताया था पिछली वीडियो में, एपीफाइट। और एपीफाइट क्या होती है, किस वन में पाई जाती है, आप कमेंट करके बताना, मैंने कल बताया था। ये पाई जाती है भाई साहब वो सदाबहार वन में। अरे यार भाई, रोजवुड, महोगनीर, और कौन था, गुलाब, और महोगनी, इबोनी, रोजवुड, एक और था सिंचोना। हाँ याद तो आ गया। तो भाई साहब देख, गुलाब का पेड़ किसी ने देखा है ऐसे लगता है, तो इसकी तो कोई बेल वगैरह होती नहीं। नींबू का पेड़ भाई हमारे घर पे यार, मैं फोटो यार, वही बात है यार, अब कमरा में हूँ, फोटो कौन खींचा, वो भी एक पेड़ है पूरा में अपना आप में। सूरजमुखी का भी एक पौधा होता है। कद्दू, कद्दू बोलते हैं घिया को, ये रही कद्दू अपनी घिया, देख कैसी बेल लग रही है, समझ गए, कुछ खास इसमें हाथ भी नहीं थे इसके उससे। ठीक है, भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा, देख, अरे टोटल भारत में शुरू में 22 भाग थे जब संविधान में, मूल संविधान में। तो कह रहे यूपीएससी से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? यूपीएससी से 315 से 23, रट लियो, याद कर लियो, कुछ कर लियो। यूपीएससी पूछेगा भाग कौन सा है, भाग है 14, याद बता दूँ कैसी तरकीब, 14 भाग 14, मतलब अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो अपने आप में 14 बहस है, मैं ज़्यादा नहीं बोल लूँ, विवाद हो जाएगा, ठीक है ना। और एक होता है यूपीएससी, एक होता है इंडियन पब्लिक सर्विस, उसके लिए अरे यार आर्टिकल है 312, ठीक है। ये अपनी वीडियो थी भाई, बाकी धन्यवाद। बाकी कल आएगी अपनी सेकंड शिफ्ट, ठीक है ना, मतलब धीरे धीरे सारी शिफ्ट करा देंगे 1-1.5 महीने में। आप बस लगे, टोटल भाई साहब है 42 शिफ्ट, और 1.5 महीना ही है, तो मैं कोशिश करूँगा 40, 30, 35 जितनी भी हो मेरे से कोशिश, ठीक है।